अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा पिछले दोनों लेक्चर का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पिछला दोनों लेक्चर देखेंगे तभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो तीसरा लेक्चर है इस लेक्चर में हम लोग थर्मल पावर प्लांट को कवर करेंगे। थर्मल पावर प्लांट किसको कहते हैं सबसे पहले समझिए। जो कोयले से इस प्लांट को चलाया जाता है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे फ्यूल के लिए हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम होता है। और उसी तरह थर्मल पावर प्लांट में इसका जो फ्यूल होता है उसको कोयला बोलते हैं। कोयले से इस पावर प्लांट को चलाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे इजी वे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। अगर इसके बारे में पूरा जानकारी लेना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल आ चुका है, आप कॉल करके पता कर लीजिएगा। जो ITI के बाद एक बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 1 साल के अंदर में नौकरी ले ले, तो उन सभी बच्चों को बोलेंगे कि एक बार इजी वे कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेक्निकल हम आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि फ्यूचर में कोई भी ITI लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके नोट्स से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी तरह से दिख रहा था जैसे ये थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या होता है, ये जो जिसमें कोयला जलाया जाता है ये इसको फर्नेस बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसमें कोयला को जलाया जाता है इसको फर्नेस बोला जाता है। इसके जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर होता था। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में हम लोग क्या करते थे, यूरेनियम को उसके नाभिक को तोड़ते थे जिससे उष्मा निकलती थी, और उस हीट से हम लोग बॉयलर को गर्म करते थे। बॉयलर में जो पानी था उस पानी को हम लोग गर्म करते थे, और पानी गर्म करते तो क्या बनता था, स्टीम बनता था। और स्टीम को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम बनाकर टरबाइन के पास भेजते थे और टरबाइन घूमना शुरू हो जाता था। पिछले वाले लेक्चर में सेम यहाँ कंडीशन है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसकी जगह पे ये क्या गया, फर्नेस आ गया है। फर्नेस में कोयला को हम जला रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर में पानी है, पानी गर्म हो रहा है और ये पानी गर्म होकर सुपर हीटेड होकर कहाँ जा रहा है, टरबाइन के पास, और टरबाइन घूमता है, बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। समझ गए। तो ये पूरे प्लांट में जो एक डिफरेंस है वो किसका है, केवल फर्नेस का, ठीक है। जैसे कार देखोगे आजकल, पहले पेट्रोल की कार आती है, अभी आती है पेट्रोल की, डीजल की कार आती है, लेकिन अब CNG की कार आ रही है। CNG का उससे कार चलती है, तो उसको अगर हम कार को CNG में कन्वर्ट करना तो क्या करना है, CNG कार से टंकी लगा देते हैं, तो उससे क्या CNG कार बन जाता है। तो उसी तरह सेम कंडीशन है, अगर इस प्लांट को न्यूक्लियर पावर प्लांट में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह रिएक्टर लगा दीजिए और यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज कीजिए, ये न्यूक्लियर बन जाएगा। इसको स्टीम वाला प्लांट बनाना है, मतलब थर्मल पावर प्लांट बनाना है, तो यहाँ पे कोयला का फर्नेस लगा दीजिए, कोयला जलाइए, उससे पानी गर्म कीजिए। मतलब पानी गर्म करने पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर है कि थर्मल है। अगर हम यूरेनियम से पानी को गर्म कर रहे हैं तो न्यूक्लियर हो गया, और कोयले से पानी को गर्म करके स्टीम बना रहे हैं तो थर्मल हो गया। समझ गए। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या अंतर होता है, बाकी सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोयले को एक कन्वेयर लाइन के थ्रू भेजा जाता है, क्योंकि पावर प्लांट 24 आवर्स चलता है। पावर प्लांट 24 आवर्स चलता है, तो एक आदमी को दिन भर यहाँ बैठा के रखिएगा, कोयला डालने के लिए थक जाएगा। तो क्या कहते हैं, बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कोयला हम लोग भेजते हैं कहाँ पे, जहाँ पे कोयला स्टोर होता है। और यहाँ पे एक क्रशिंग मशीन लगी होती है जो कोयले को तोड़ देती है, जो कोयले को तोड़ के पाउडर फॉर्म में बना देती है। आटा देखें ना, आटा जैसा बना देता है। और इसके बाद यहाँ पे ब्लोअर के थ्रू कोयला को यहाँ पे फर्नेस में भेजा जाता है। हवा मारता है ना कन्वेयर के, जो कोयला चूर्ण हो गया उस पर हम लोग हवा मारते हैं, तो हवा मारने से कोयला अंदर जाता है और हवा में ऑक्सीजन होता है, तो कोयला बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ ब्लोअर भी लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ कोयला जलता है, और कोयला जलता है, इसके ऊपर बॉयलर है, बॉयलर में पानी डाला हुआ, पानी भी गर्म होगा, स्टीम बनेगा। और जो जला हुआ कोयला तो नीचे से यहाँ से निकाल लिया जाता है, जो राख होता है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये चिमनी है जहाँ से धुआं निकलती है। अब जो पानी गर्म होकर स्टीम बन जाता है उसमें पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। जैसे प्रेशर कुकर सीटी मारता है, उसके ऊपर हाथ रखिएगा तो आपके हाथ में वाटर के ड्रॉपलेट आ जाते हैं, तो वो जो कुकर से जो निकलता है स्टीम, वो स्टीम नहीं होता, वेपर होता है। वेपर स्टीम बनता है, वेपर के ऊपर हाथ रखिएगा तो यहाँ पे पानी के बूंदे आपके हाथ में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर स्टीम के ऊपर ऐसे हाथ रखिएगा तो स्टीम आपके हाथ को छील करके बाहर निकल जाएगा। स्टीम में वाटर पार्टिकल्स नहीं होता, वो आग होता है पूरी तरह से। तो जब यहाँ से हम बॉयलर को गर्म करते हैं तो बॉयलर में जो स्टीम बनता है ना उसमें वाटर पार्टिकल्स वेपर होता है, उसको फिर हम सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में ले जाकर, ठीक है। इसके बाद स्टीम को हम लोग कहाँ भेजते हैं, टरबाइन के पास। और ये सुपर हीटेड स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ कहाँ प्रवेश करता है, टरबाइन के अंदर प्रवेश करता है। और जब टरबाइन के ब्लेड पे हम नोजल से स्टीम को फोर्स कराते हैं तो टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। जब टरबाइन ये घूमता है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, अल्टरनेटर का साथ लगा हुआ है, तो अल्टरनेटर घूमना शुरू हो जाएगा। जब अल्टरनेटर घूमेगा तो पता है अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है अल्टरनेटर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये टरबाइन का जो शाफ्ट है ये मैकेनिकल एनर्जी किसको दे रहा है, अल्टरनेटर को। और अल्टरनेटर जब घूमना शुरू होता है तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। और इस बिजली को हम लोग एक ट्रांसफार्मर के द्वारा, यहाँ पे अल्टरनेटर के बगल में ही ट्रांसफार्मर लगा है जिसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोग बिजली को कहाँ भेजते हैं, पावर ग्रिड तक भेज देते हैं। अब पावर ग्रिड तक बिजली पहुंच गया, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग फिर पीछे आते हैं। अब देखिए ये तो प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे जो स्टीम आया है बॉयलर से, जो सुपर हीटेड स्टीम कहाँ है, टरबाइन के पास, टरबाइन को घुमा दिया। इसके बाद वो स्टीम को कहाँ ले जाते हैं हम लोग, नीचे से निकाल लेते हैं। टरबाइन के नीचे से पाइप लगा होता है जिससे स्टीम को हम निकालते हैं, और यहाँ पे होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करता है, जो सुपर हीटेड स्टीम था उस पे पानी का फुहारा देकर, या अपने में इसके अंदर में खुद एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है जिसमें ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी के संपर्क में जब ये स्टीम आता है तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। क्या होता है, पानी बन जाता है। लेकिन जो पानी होता है वो गर्म होता है। आप कुकर के पानी को इकट्ठा, कुकर में जब सीटी मारता है वेपर निकलता है, उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, उसको पानी बनाइएगा तो हाथ डालिएगा, गर्म होगा। तो कंडेंसर में स्टीम को पानी में बदल देता है। कंडेंसर क्या करता है, इसमें से जो स्टीम निकला बॉयलर से, सॉरी टरबाइन से जो स्टीम निकला उसको क्या कर दिया, पानी बना दिया, लेकिन पानी गर्म होता है। अब ये गर्म पानी को क्या करते हैं कि इधर से जो नया फ्रेश पानी हम लोग बॉयलर में भेज रहे थे, बॉयलर में पानी कहाँ से आता है, इधर से आता है, कहीं नदी से या कहीं झील से, या खुद का ही एक टैप बना होता है पावर प्लांट के बगल में जहाँ पानी स्टोर होता है, वहां से पानी को लाता है। उस पानी को क्या करता है, कंडेंसर वाला पानी पाइप है उसके साथ सटा देता है। तो मान लीजिए ये कंडेंसर है, इसमें पानी गर्म है, ठीक है, ये हाथ में गर्म पानी है, इसमें ठंडा हुआ है, स्टीम ठंडा, गर्म पानी, और ये ठंडा पानी जा रहा है कहाँ, बॉयलर, दोनों का सटा देता है। तो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर इसमें कुछ चला जाता है। तो मतलब जो ये वाटर जा रहा था इसको फीड वाटर बोलते हैं। जो बॉयलर में हम पानी को भेजते हैं गर्म होने के लिए उसको फीड वाटर बोलते हैं। तो फीड वाटर जब से टच करता है तो गर्म हो जाता है, तो पानी हल्का सा पहले से ही गर्म हो जाता है। जब गर्म पानी को हम गर्म करेंगे, जब गर्म पानी को हम बॉयलर में गर्म करेंगे तो जल्दी से गर्म हो जाता है ना। तो जिससे ये पावर प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। मतलब एक पानी को गर्म करने में 10 मिनट लगता है, एक पानी को गर्म करने में 5 मिनट लगता है। तो आपको जो जल्दी हो जाता है एफिशिएंसी ज्यादा है उसका, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है। तो पानी को हल्का सा ये गर्म करता है। कौन गर्म करता है, ये जो टरबाइन से स्टीम निकलकर पानी बना, ये गर्म पानी ठंडा पानी को हल्का सा गर्म करता है, ठीक है। अब जो ये कंडेंसर के पास स्टीम पानी में बदल गया था उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में फुहारा देकर पानी को ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पानी को ठंडा करते हैं और इस पानी को हम डायरेक्ट
हम लोग बॉयलर में नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि इस पानी में एनर्जी नहीं आता है, सारा एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है टरबाइन को घुमाने में। तो इस पानी को फिर हम लोग नदी में लेकर मिला देते हैं, या यहीं पे एक तालाब जैसा कुछ पॉन्ड बना होता है, उसमें इस पानी को डालकर और फ्रेश पानी दोनों को मिक्स कर देते हैं, और फिर इसके बाद पंप के द्वारा इस पानी को हम लोग कहां भेजते हैं? बॉयलर के पास भेजते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है स्टीम पावर प्लांट का, सॉरी थर्मल पावर प्लांट का। इस तरह से कोयले का उपयोग करके हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसके नीचे ये नदी दिख रहा होगा, ये नदी है। नदी में क्या करते हैं हम लोग? नदी के पानी को कूलिंग टावर में भेजते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए, पानी को मिक्स करने के लिए बहुत सारा उपयोग कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए, आपको हम टरबाइन पढ़ा चुके हैं, अल्टरनेटर आप पढ़ चुके हैं, कंडेंसर आप पढ़ लिए हैं, आप कूलिंग टावर पढ़ लिए हैं, तो मैक्सिमम पार्ट इसमें आप पढ़ चुके हैं। क्या नहीं पढ़े? देखिए, इसमें इकोनोमाइजर होता है, वो नहीं पढ़े आप, प्री हीटर नहीं पढ़े, इन सभी को हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको कुछ वीडियो हम दिखाते हैं जिसमें आपको और समझ में आएगा कि स्टीम थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। इसके बाद सारे एक पॉइंट हम लिखवाएंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, मतलब ये नहीं सोचना कि हम लिखवा रहे हैं, सब लिखवाएंगे, पहले समझिए होता क्या है। एक बार समझिएगा, सारा काम कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एनिमेटेड पावर प्लांट को देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये जो धुआं निकल रहा है ब्लैक वाला, इसमें देखिएगा तो ब्लैक धुआं निकल रहा है, ये दो में, ये दोनों चिमनी है, कोयला जो जलता है उसका जो धुआं निकलता है, इस चिमनी का धुआं को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 चारों में से सफेद धुआं निकल रहा है। ये सफेद धुआं नहीं, स्टीम है। जब पानी को हम ठंडा करते हैं, ये कूलिंग टावर हम लोग पानी को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। जब पानी ठंडा होता है तो स्टीम निकलता है, वेपर निकलता है, वही वेपर निकलता है, ठीक है। ये कूलिंग टावर है और ये चिमनी है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि थर्मल पावर प्लांट कौन है, कौन सा न्यूक्लियर है? तो आपको खड़ा कर दिया जाए थर्मल पावर प्लांट के सामने, न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने, दो पावर प्लांट है, थर्मल और न्यूक्लियर। तो आपको पहचानना है कि न्यूक्लियर के थर्मल कैसे पहचानेगा? तो आपको थर्मल पावर प्लांट में ये दो चिमनी दिखाई देगा, और न्यूक्लियर में ये दो चिमनी नहीं होता, चिमनी को हटा दिया जाता है, नहीं रहता है, क्योंकि धुआं होता ही नहीं वहां पे। लेकिन कूलिंग टावर दोनों में होता है। ये कूलिंग टावर दोनों में कॉमन होता है, न्यूक्लियर में ये धुआं वाला निकलने वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वहां पे यूरेनियम को हम लोग नाभिक को तोड़ते हैं तो धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो देखिए, ये ब्लू वाला जो रीजन है, सबसे ज्यादा अगर बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है किस होता है? थर्मल से होता है। इसके बाद हाइड्रो है, और हाइड्रो के बाद ये गैस से बिजली का उत्पादन होता है, ऑयल है, मतलब अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन भारत में किससे किया जाता है? कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट है, और कोयले से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। स्टीम जब यहाँ निकलता है, छोड़ते हैं तो स्टीम फैलता है। जब स्टीम फैलता है तो इस टरबाइन को घुमाना शुरू करता है। ये पहला टरबाइन, ये टरबाइन नंबर 1 है, जिसको हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से स्टीम निकलता है, क्योंकि इसको घुमा लिया, इसके बाद भी स्टीम के पास एनर्जी होता है, स्टीम यहाँ से निकलता है और सीधे जाता है यहाँ पे। ये है लो प्रेशर टरबाइन, जिसको एलपी बोलते हैं। और यहाँ भी दो टरबाइन लगा, दो टरबाइन में ज्वाइंट है, इसको लो प्रेशर बोलते हैं, इसको हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। पहले स्टीम कहाँ जाता है? हाई प्रेशर टरबाइन के पास जाता है, और इसको घुमाना शुरू करता है, यहाँ से स्टीम निकल कहाँ जाता है? लो प्रेशर टरबाइन के पास। और ये तीनों टरबाइन का साफ एक ही होता है। अब एक ही साथ 3 टरबाइन लगा होता है, बहुत जबरदस्त स्पीड से घुमाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड होता है, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जब अल्टरनेटर को घुमाएंगे तो बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पे जब हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पे आता है, पहला टरबाइन के पास, टरबाइन नंबर 1 के पास, तो इसके पास जो स्टीम है उसमें टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो 170 बार प्रेशर होता है, और टेंपरेचर 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। समझिए कितना टेंपरेचर है? 350 डिग्री सेल्सियस का है टेंपरेचर है, और प्रेशर 170 बार है। तो ये हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर वाला टरबाइन होता है, और ये इस प्रेशर और इस टेंपरेचर पे टरबाइन घूमना शुरू होता है, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है। इसके बाद ये स्टीम जब यहाँ से निकलकर लो प्रेशर टरबाइन के पास आता है, दूसरे नंबर टरबाइन के पास आता है। क्यों हम दूसरे नंबर टरबाइन के पास भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि अभी भी इस स्टीम के अंदर में एनर्जी है जो टरबाइन को घुमा सकता है। अभी भी पहले टरबाइन के घुमाने के बाद भी स्टीम के पास क्या है? शक्ति है कि दूसरे टरबाइन को भी घुमा सकता है। तो सेम इसी शाफ्ट पे जो पहले टरबाइन का शाफ्ट था, इसी शाफ्ट को हम लोग बढ़ाकर दूसरा टरबाइन लगा देते हैं। और ये जो टरबाइन होता है वो लो प्रेशर टरबाइन इसको बोलते हैं, एलपीटी बोलते हैं, लो प्रेशर टरबाइन। और इसमें जो वेपर और टेंपरेचर आता है इसको घुमाता है। अब ये जो घूमता है उसके बाद इसका जो हम प्रेशर टेंपरेचर की बात करें तो 0.1 बार इसका क्या होता है? प्रेशर होता है, और टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है सेकंड वाले के पास। तो एग्जाम में पूछता है कि एचपी के पास कितना प्रेशर होता है? 170 बार होता है। पहला टरबाइन के स्टीम टरबाइन में जो स्टीम का टेंपरेचर कितना होता है? 350 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन लो टरबाइन के बारे में पूछेगा कि लो प्रेशर टरबाइन का टेंपरेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर 0.1 बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टीम आया और ये स्टीम फैल गया और घूमना शुरू हुआ। पहला टरबाइन और दूसरा टरबाइन, जब दोनों टरबाइन एक ही साथ तेजी से घूमता है तो समझ सकते हैं अल्टरनेटर को कितने स्पीड में घुमा रहा होगा, और जितना स्पीड से ये अल्टरनेटर घूमेगा उतना ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है। पहला टरबाइन और दूसरा टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम कहां निकल जाता है? इस कंडेंसर के अंदर में आता है। ध्यान रखिएगा, पहला टरबाइन और दूसरा टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम कहां आता है? कंडेंसर के अंदर में आता है। कंडेंसर क्या करता है? उस स्टीम को ठंडा करके पानी बनाता है। क्या करता है? उसको ठंडा करके पानी बनाता है। ये दोनों तरफ ठंडा पानी को हम लोग कंडेंसर में घुमाते हैं, क्या करते हैं? घुमाते हैं इसके अंदर में, और इसमें जब ऊपर से स्टीम आता है तो ये जो ठंडा पानी इसके संपर्क में आता है क्या होता है? पानी बन जाता है। कोई भी वेपर हो जिसको ठंडा चीज में टच कीजिएगा तो पानी बन जाता है। पता नहीं आपको? ये समझने की बात नहीं है। ऊपर से गर्म स्टीम वेपर अगर इस कंडेंसर के जो ठंडा वाला पानी पे उस पर टकराएगा तो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। वो पानी कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, गर्म पानी रहेगा। कम से कम उसमें 40-50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर आता है उस पानी का, ठीक है। अब वो जो पानी बन जाता है उसी पानी को हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग टावर में ले जाकर नया पानी से मिला देते हैं। क्यों नया पानी से मिलाते हैं? ये ठंडा जो पानी है उसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं? क्योंकि उस पानी के अंदर एनर्जी नहीं होता, इसलिए ये जो पानी है इसको हम लोग कूलिंग टावर में ले जाकर नया पानी, फ्रेश पानी में मिला देते हैं। इसके बाद उस सेम पानी को फिर हम लोग बॉयलर में भेजते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ना भेज क्या करते हैं? कूलिंग टावर में मिक्सिंग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें अंदर एनर्जी खत्म हो, एनर्जी को फिर से उसके अंदर खनिज लवण बहुत सारी चीजें मिल जाए जिससे वो आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। इसलिए हम लोग कंडेंसर में ठंडा करने के बाद भेज देते हैं, ठीक है। देखिए पूरा पावर प्लांट यहाँ पे दिख रहा है और इसी पे पूरा खेल है, ठीक है। समझ लीजिएगा। तो जितना पीछे हम बोले हैं वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए शुरू से। सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हमारा किस पे काम करता है? रंकाइन साइकिल पे काम करता है। थर्मल पावर प्लांट किस पे काम करता है? रंकाइन साइकिल पे काम करता है। रंकाइन एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है जो बॉयलर के बारे में बताए थे कि हम बॉयलर को कैसे गर्म करके कैसे हम स्टीम को गर्म करके हम ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। रंकाइन एक साइंटिस्ट है जो रंकाइन साइकिल बताते हैं। बीटेक डिप्लोमा इसको पढ़ाया जाता है, आपको बस इसका नाम याद रखना है। इस पावर प्लांट का एफिशिएंसी कितना होता है? 20 से 25% दिया, एवरेज दिया, लेकिन इसको हम लोग बढ़ाकर 30-32% तक ले जा सकते हैं। इकोनोमाइजर वाला लगाकर, प्री हीटर लगाकर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर कितना ले सकते हैं? 30 के आसपास ले जा सकते हैं। अगर एग्जाम में आपका थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी पूछेगा तो आप लिखिएगा 25 से जो 30 के बीच में एवरेज होगा, 32 भी 21 भी चलेगा। 25 से 30 वाला जो एफिशिएंसी होगा उसको टिक आउट करना है, ठीक है। 20 बहुत ज्यादा कम है, 20 नहीं, 25 से 30 के बीच में आप उसको टिक आउट करना है, क्योंकि इकोनोमाइजर वाला लगाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़कर 30 तक चली जाती है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे सारा चीज आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी को, ठंडा पानी को हम लोग भेजते हैं। ये ठंडा पानी वाला पाइप है, ये कहां जाता है? बॉयलर में पानी को भेजता है। ठंडा पानी कहां से भेजता है? झील से भेजता है। जब यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है तो उस गर्म पानी के बाद स्टीम बनना शुरू हो जाता है, और स्टीम को हम लोग हीट एक्सचेंजर में लेकर सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, और उस सुपर हीटेड स्टीम को यहाँ से निकालते हैं जिसका टेंपरेचर 353 डिग्री सेल्सियस मतलब 350 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होता है, और प्रेशर कितना था? 170 बार। और स्टीम को पहले वाले टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन के पास ले जाते हैं, जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, एचपीटी।
और इसको घुमाता है। इसके बाद इस स्टीम को हम निकालते हैं बाहर, लेकिन इसके पास में भी एनर्जी होता है। इस स्टीम को फिर दूसरा हम लाते हैं लो प्रेशर टरबाइन के पास, एलपीटी के पास, लो प्रेशर टरबाइन के पास लाते हैं। लो प्रेशर टरबाइन में हम जब स्टीम को भेजते हैं तो ये भी घूमना शुरू होता है, और ये तीनों 1, 2 और 3 मतलब हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन और अल्टरनेटर तीनों का एक ही शाफ्ट होता है। और जब एक ही शाफ्ट पे दो टरबाइन घूमता है तो बहुत तेजी से अल्टरनेटर का शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जो स्टीम बाहर निकलता है लो प्रेशर टरबाइन के बाद, उसका जो टेंपरेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 0.1 बार होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से पानी निकलता है तो कंडेंसर के पास जाता है, जहाँ पे पानी को हम ठंडा करते हैं और इस ठंडा पानी को फीड वाटर के साथ मिला देते हैं। इससे थर्मल पावर प्लांट काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये रहा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात था, रंकाइन साइकिल पर काम करता है और इसका एफिशिएंसी कितना होता है 25 से 30, यहाँ 20 से 25 दिया है, लेकिन अगर इसमें इकोनोमाइजर को लगाते हैं तो इसका एफिशिएंसी बढ़कर 30 तक चला जाता है। तो 30 के आसपास, 25 से 30 के बीच में जो आंसर होगा उसको टिक आउट करना है। ठीक है, अब चलिए इसके हम पॉइंट को लिखवाते हैं, एक पॉइंट को लिखवाते हैं जिसको आपको आसानी होगा एग्जाम के प्रिपरेशन में। ये तो थ्योरी था जिसको समझाया जा रहा था आपको। देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये ऊपर वाला इंग्लिश में, उसी का हिंदी किया हुआ है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में। सबसे पहले क्या करते हैं, चूर्णित कोयला, मतलब जो कोयला बड़ा कोयला क्या होता है, पत्थर जैसा इतना बड़ा साइज में होता है, उसको चूर्णित करते हैं, क्रशिंग करके तोड़ देते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं। उस कोयले क्या करते हैं, भट्टी में जलाते हैं और भाप वाष्प बॉयलर में क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा है कि वाष्पक मतलब बॉयलर में भारी दबाव युक्त भाप उत्पन्न होता है। बॉयलर में क्या होता है, हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर क्या होता है, स्टीम को पैदा करता है। बॉयलर तो टेंपरेचर को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर तो पंप बढ़ा देता है, क्योंकि बॉयलर बहुत ऊंचाई पर लगा होता है, तो नीचे से हम पानी को भेजते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट डेवलप करेंगे। तो केवल अगर हम करें बात बॉयलर का, तो बॉयलर में क्या होता है, केवल टेंपरेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें जो स्टीम होता है उसमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे से उसका प्रेशर बढ़ा दिया गया होता है। तो हाई प्रेशर हाई स्टीम किसमें बनता है, बॉयलर के अंदर बनता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अगला पॉइंट है, इस भाप को सुपर हीटर में भेजा जाता है। आपको पता है ना, सुपर हीटर में भेजकर स्टीम को और गर्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा सुपर हीटर स्टीम बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिएगा कि इसे सुपर हीटर स्टीम बोलते हैं। जब बॉयलर से स्टीम बाहर निकलता है तो सुपर हीटेड हीट एक्सचेंजर में जाकर उसको सुपर हीटेड बनाया जाता है, और उस स्टीम को क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। और ये इसमें क्या हाई प्रेशर होता है और हाई टेंपरेचर होता है, और ये क्या करता है, टरबाइन में प्रवेश करता है। वहां से निकलने के बाद कहां जाता है, टरबाइन के पास जाता है। टरबाइन में जब प्रवेश करता है तो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, जिससे टरबाइन घूमता है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, जब स्टीम वहां से निकलता है तो टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और टरबाइन घूमना शुरू होता है और टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब उस मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस टरबाइन से निकला हुआ जो भाप होता है उसको कहां लेते हैं, कंडेंसर में ठंडा कर देते हैं। आपको बताया था, जो टरबाइन से स्टीम निकलता है उसको कहां लेते हैं, कंडेंसर में ठंडा कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, कंडेंसर में ठंडा पानी को घुमाया जाता है जो वेट स्टीम को संघनित करता है। कंडेंसर में ठंडा पानी को क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठंडा पानी के बीच में कांटेक्ट मिला देते हैं, जिससे क्या होता है वो ठंडा पानी बन जाता है। तो स्टीम से पानी बन जाता है, लेकिन ठंडा नहीं रहता, थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है, इसके बाद जो पानी ठंडा हुआ है कंडेंसर में, जो स्टीम को हम लोग पानी में बदलकर ठंडा किया, उस ठंडा पानी को हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर के संपर्क में लाकर फीड वाटर को गर्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्मल पावर प्लांट में दो पार्ट केवल बचा हुआ है, बॉयलर और इकोनोमाइजर। ठीक है, इससे पहले जितने भी उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए थे इसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, न्यूक्लियर में, हाइड्रो में, आपको यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सेम चीज होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए पूरा अच्छा से यहाँ पे दिखाया गया बॉयलर कैसे काम करता है। ठीक है, बॉयलर मतलब होता है जहाँ पे पानी को हम लोग गर्म करके स्टीम बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉयलर छोटा सा दिखा, लेकिन ये घर जितना बड़ा होता है, एक रूम होता है ना, उतना बड़ा बॉयलर होता है। कभी कभी तो मान के चलिए कि 100 मीटर का भी बॉयलर होता है, तो छोटा सा देखिए यहाँ पे बॉयलर है। अब बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए इतना सारा काम करना पड़ता है। कौन सा काम है, सबसे पहले हम लोग कोल ब्लंकर में कोयला को हम डालते हैं, यहाँ पे कोयला क्रशिंग करके पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे फैन लगा होता है, इस फैन के सहारे हम इस कोयला को चूर्ण रूप में मतलब धूल कण जैसा फुहारा देकर अंदर भेजते हैं। मतलब एक साथ गिराते नहीं है, आंधी आता है धूल कैसे बनाता है, उस तरह से फैन के द्वारा मतलब हवा के थ्रू हम लोग भेजते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन होता है और साथ में कोयला दोनों मिलता है, तो यहाँ पे जल्दी जलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, एफडी यहाँ फैन लगा हुआ है, इस फैन के थ्रू हम लोग इधर से भी हवा को भेजते हैं, और ये हवा गर्म हवा होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर प्री हीटर लगा होता है जो हवा को गर्म कर देता है। गर्म हवा इधर से भेजते हैं, और यहाँ पे जब आग लग जाता है कोयला में, इधर गर्म हवा आ रहा है और ये कोयला खुदे हवा के साथ आ रहा है, तो अंदर जब मिक्स होता है तो बहुत तेजी से जलता है। ये जब कोयला जलता है, इसके बाद कहानी सुनिए क्या होता है, यहाँ से हम ठंडा पानी भेजते हैं, किसको, बॉयलर को। ये ठंडा पानी ऐसे नहीं जाता है, सबसे पहले इकोनोमाइजर में जाता है, और इकोनोमाइजर कहाँ लगा होता है, चिमनी जो धुआं निकलता है उसके बीच में लगा होता है, तो धुआं से इकोनोमाइजर गर्म हो जाता है, जिससे पानी को हल्का से गर्म कर देता है। इसका फिर पानी कहाँ जाता है, रीहीटर के पास जाता है, रीहीटर पानी को थोड़ा सा गर्म कर देता है। ये दोनों पानी को गर्म करता है तो पानी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब ये पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ये गर्म पानी ऐसे घूमते हुए कहाँ जाता है, बॉयलर के पास। और बॉयलर में क्या होता है, पानी जब को हम ये गर्म पानी को भेजते पानी जल्दी से उबालना शुरू होता है और स्टीम बनना शुरू हो जाता है। उस स्टीम को हम लोग कहाँ लाते हैं, सुपर हीटर में। ये सुपर हीटर है, सुपर हीटर में स्टीम को और गर्म कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा भी वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, पूरी तरह से वो आग बन जाता है। ठीक है, उस आग को हम कहाँ भेजते हैं, टरबाइन के पास भेज देते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा बॉयलर का काम। अब इसका पॉइंट है जिसको नोट डाउन आपको करना है, तो पॉइंट्स नोट डाउन करिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा कि इसका प्रयोग भारी दबाव युक्त वाष्प उत्पादन के लिए किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर स्टीम का उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह रंकाइन साइकिल पर काम करता है, आप लोगों को पहले बता चुका था, ये रंकाइन साइकिल पे काम करता है। इसके बाद बॉयलर को कोयला, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर फ्यूल इत्यादि से ऊर्जा प्रदान किया जाता है। अगर मान लीजिए बॉयलर है, बॉयलर की जगह हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर लगा, सॉरी ये फर्नेस है कोयला वाला की जगह हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से बॉयलर को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, या जो पेट्रोल डीजल से भी हम लोग गर्म कर सकते हैं बॉयलर को आग लगाकर। तो अब कैसे गर्म करेंगे यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है इकोनोमाइजर, जो इकोनोमाइजर वहां पे देख रहे थे ना, तो इकोनोमाइजर कैसे काम करता है यहाँ पे देख लीजिए। इकोनोमाइजर क्या करता है कि ये चिमनी है जिससे धुआं निकलता है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्नेस है, ये कोयला जल रहा है और कोयला जलता है, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे बॉयलर लगा होता है। बॉयलर को जब गर्म करने के बाद यहाँ से धुआं निकलता है बाहर, इसके पाइप के द्वारा हम लोग ऐसे लाते हैं नीचे, और यहाँ पे इकोनोमाइजर लगा होता है। ठीक है, इकोनोमाइजर में क्या होता है, बाहर वाला पानी जाता है कहाँ पे, बॉयलर के पास। अब इकोनोमाइजर में जब धुआं आता है तो धुआं के साथ आग भी होता है, गर्म होता है, वो इकोनोमाइजर को गर्म करता है और फिर इस धुआं को हम लोग ऐसे बाहर निकाल देते हैं। अब जब धुआं नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे एयर प्री हीटर लगा होता है, इस धुआं को एयर प्री हीटर को भी गर्म करता है, जिससे हम बाहर से हम गैस बाहर से हम लोग हवा भेजते हैं फर्नेस में, वो हवा को भी एयर प्री हीटर गर्म करता है। और ये दोनों काम चिमनी से निकलने वाले धुआं की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर में क्या होता है, पानी को हम लोग गर्म कर देते हैं, फीड वाटर को गर्म कर देते हैं, जिससे हमारे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और गर्म पानी जब हम बॉयलर को भेजते हैं तो बॉयलर जल्दी से उसको उबालना शुरू कर देता है, स्टीम बनाना शुरू कर देता है। पॉइंट से लिख लीजिए, हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जुड़ा होता है, चिमनी होगा, यह चिमनी के साथ जुड़ा होता है। दूसरा, चिमनी से निकलने वाले गैस की मदद से फीड वाटर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए, चिमनी से निकलने वाला जो गैस है उसकी मदद से फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, इससे पावर प्लांट की क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है
कि इकोनोमाइजर से क्या फायदा होता है, तो इकोनोमाइजर से क्या फायदा होता है, हमारे पावर प्लांट होता है उसका एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है इकोनोमाइजर। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारे सामने मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कहीं कहीं इससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत सारी किताब में भी आईटीआई किताब में ट्रेड थ्योरी में ये टॉपिक के रूप में दिया गया है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का, लेकिन इसे समझ लीजिए, समझना जरूरी है क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको पहले से पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन है एक्चुअली ये जो बेस्ड है फ्राडे लॉ पे है। आप लोग फ्राडे के इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के बारे में पढ़े होंगे। वो क्या बोलते हैं कि जब दो चुंबकीय ध्रुव के बीच में कोई कंडक्टर को ले जाते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव के बीच में कोई कंडक्टर को ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये तो फ्राडे बोले थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये चुंबक का ध्रुव है प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है, इसके बीच में हम लोग कंडक्टर को नहीं ले जाते हैं, मतलब चालक को नहीं ले जाते हैं, आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा का हम लोग प्रवाह करते हैं और इससे भी इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू होगा मतलब करंट का आना शुरू हो गया, तो इससे करंट का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इसमें डीसी करंट हम लोग क्या पैदा करते हैं, डीसी करंट इसमें पैदा होता है, इसमें डीसी करंट का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब इसके फिगर के बारे में समझ लीजिए, ये है कोल प्रोसेसर, ये वाला, इसमें कोयला होता है, कोयला को हम लोग कंबस्टर में भेजते हैं, हम जलाते हैं और इधर से कंप्रेसर से हम लोग गर्म हवा को भेजते हैं। जब गर्म हवा इस कंबस्टर चेंबर में जाता है, कोयला यहाँ पे जल रहा होता है, तो इसका जो टेंपरेचर होता है 300 डिग्री से लेकर ये 400 डिग्री के बीच में हो जाता है और इतने हाई टेंपरेचर पर जब कोयला को जलाएंगे तो ये आयोनाइज्ड गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, आयोनाइज्ड गैस में या प्लाज्मा में बदल जाता है और इसको एक पाइप के द्वारा यहाँ पे जो चुंबक का जो ध्रुव है उसके बीच से हम लोग इसको गुजारते हैं। तो क्या होता है, जब ये दोनों चुंबकीय ध्रुव के बीच आयोनाइज्ड गैस को हम पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग करंट बोलते हैं और ये डीसी करंट इन्वर्टर में जाता है और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह मिल जाता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे उत्पादन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस हम लोग यहाँ पे भेजे हैं, गैस इस पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है, एयर हीटर में काम करता है और इस तरह ये चीनी से बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसर है, मतलब ये प्रोसेस है, थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जल्दी में खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं समझा देता हूँ, आप जल्दी जल्दी समझ लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट एमएचडी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा डीसी पावर का उत्पादन होता है, इसके द्वारा कौन सा पावर उत्पादन होता है, डीसी पावर का उत्पादन होता है और इसे इन्वर्टर की मदद से डीसी को एसी में हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वर्किंग फ्लूइड के रूप में प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड क्या था, पानी था, वाटर था और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या था, फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग कर रहे थे और थर्मल पावर प्लांट में कोयला का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पे आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं हम लोग बिजली का उत्पादन के लिए। यहाँ पे बोला कि यहाँ गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में काम करता है। कैसे करता है, जब दो ध्रुवों के बीच में हम लोग कंडक्टर को ले जाते हैं तो बिजली का उत्पादन शुरू होता है, करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम कंडक्टर को न ले जाकर प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस को ले जाते हैं, तो प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस किसका काम करता है, कंडक्टर का काम करता है, इसलिए यहाँ पे गैस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब ये आयोनाइज्ड गैस और प्लाज्मा आयन चुंबकीय ध्रुव से टकराते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है। जब आयोनाइज्ड गैस और प्लाज्मा चुंबकीय ध्रुव से टकराते हैं तो क्या होता है, करंट उत्पादन शुरू हो जाता है, करंट मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है कंप्रेसर के द्वारा गर्म हवा को कंबस्टर में भेजा जाता है, बताया ना, शुरू में बता दिए थे। कंप्रेसर क्या करता है, गर्म हवा को कंबस्टर में भेजता है, कंबस्टर में पहले से कोयला जलता रहता है, उसमें गर्म हवा मिक्स करते हैं तो उसके टेंपरेचर को बढ़ा देता है और जब बढ़ता है टेंपरेचर जो कोयला जल रहा था वो प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तापमान कितना होता है, 500 डिग्री से लेकर 600 डिग्री तक यहाँ पे तापमान पहुंच जाता है। शुरू में हमने 300 से 400 बोला था, सॉरी उसके लिए कितना होता है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है और कोल प्रोसेसर के द्वारा कोयला को कंबस्टर में भेजा जाता है। ये प्रोसेस था, इसके बारे में आपको मैं बता दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। इससे ज्यादा इतना हमने पॉइंट लिखवा दिया, इस पॉइंट से ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आते, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा हम जो क्लास ले रहे हैं ये क्लास केवल और केवल कॉम्पिटिटिव लेवल का है, मतलब अगर किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम चीजें पढ़ के नौकरी मिलती है, बहुत कुछ पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स बहुत कम होना चाहिए, क्वेश्चन लगाने पर प्रैक्टिस करना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना जल्दी नौकरी मिलता है। थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप चीजों को समझ लीजिए, ठीक है, बस इतना ही काम होता है, बाकी क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कैसे रहेगा, जब थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर होगा, नोट्स बनाने से नहीं, कांसेप्ट क्लियर होने से, तो कांसेप्ट को क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, कन्वेंशनल पावर जनरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। और तो चलिए अब इस चैप्टर के हम दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। दूसरे भाग में क्या है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। इससे पहले हम लोगों ने कन्वेंशनल पावर जनरेशन पढ़ा थे, अब पढ़ना हम लोग को नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, अपरंपरागत विधि, मतलब ये आज से 100 साल पहले प्रचलन में नहीं था, अब ये पिछले 10 या 15 सालों से ये इसके बिजली का उत्पादन शुरू कर दिए हैं और ये एक नया आविष्कार है, नया खोज है, तो इसलिए बोला था कि ये परंपरा नहीं था, ये अब नया है, इसलिए अपरंपरा हो गया, अपरंपरागत मतलब ये पुराना नहीं है, लेटेस्ट है। और इसका खासियत ये है कि इसका जो एनर्जी सोर्स होता है रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, मतलब इससे हजारों बार अगर इसका फ्यूल का उपयोग करेंगे फिर भी इसका फ्यूल खत्म नहीं हो सकता है, ये अनंत काल तक चलेगा, जब तक पृथ्वी है, जब तक इसकी एनर्जी को हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, दोबारा से इसके ऊर्जा भंडार को हम लोग अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन बनाते हैं, तो पहला सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी खत्म हो सकता है, कभी नहीं खत्म हो सकता, अगर सोलर एनर्जी खत्म हो गया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा, ठीक है। विंड एनर्जी, क्या हवा खत्म हो सकता है, कभी नहीं खत्म हो सकता, हवा खत्म तो हम भी खत्म, पृथ्वी खत्म, सब कुछ खत्म। टाइडल एनर्जी, समुद्र के जो लहर है वो हमेशा रहेगा, समुद्र पानी कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि 3 भाग जल है और 1 भाग मात्र हमारा स्थल है, ठीक है। इससे जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, धरती में अगर बहुत गहराई तक आप जाएंगे तो टेंपरेचर बढ़ता है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर आता है। धरती के कोर की बात करें तो वहां पे मेटल होता है, पिघले हुए रूप में रहता है, पानी जैसा मेटल रहता है, मतलब इतना हाई टेंपरेचर होता है। तो जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे सुनने में ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, ज्वालामुखी मतलब धरती के अंदर से लावा और बोलते हैं ये प्लाज्मा या मेटल्स ये सब बाहर निकलते हैं, बहुत हाई टेंपरेचर होता है वहां पे, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो आप देखे होंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब ये होता है कि धरती के अंदर भी बहुत ज्यादा टेंपरेचर है और टेंपरेचर क्या है, मतलब ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं बिजली बनाने में। कैसे करते हैं आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगला है बायोगैस एनर्जी, बायोगैस ऊर्जा, जो जानवरों को मलमूत्र या बहुत सारे सड़े पदार्थों को इकट्ठा करके उसको सड़ाकर बिजली का उत्पादन करते हैं, उससे भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोगैस एनर्जी। और बायोगैस एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसे हम डायरेक्ट बिजली का उत्पादन करके इसके जो गैस होता है ना, इसे हम लोग ऊर्जा में बदलकर बहुत सारा काम में हम ले लेते हैं, इसको भी हम लोग को पढ़ना होगा, इसमें है एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब ये 5 जो ऊर्जा के स्रोत है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी क्या होती है इसके बारे में समझिए। सोलर एनर्जी क्या होता है कि सोलर सेल एक पैनल होता है,
ये सोलर सेल है, इस पे सूरज का जो लाइट है इस पे पड़ता है तो इससे करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो करंट निकलता है वो डीसी करंट होता है, ठीक है। इसको इन्वर्टर के द्वारा हम लोग एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे घर में टीवी हो, बल्ब हो, सबको हम लोग जला सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। या इस जो डीसी करंट है इसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े लेवल पे हम लोग बहुत सारा सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सकता है, तो उसको हम लोग आगे सप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, पावर ग्रिड में भेज सकते हैं, तो जो भी काम उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सोलर सेल बनाते हैं। सोलर सेल कैसे बनता है इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो मेन काम इसी का, सोलर सेल का ही मेन काम है जहां से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है, और बाकी का एसएससी है, बल्ब है, पंखा जिसको हम चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल होता है, इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम सोलर का पैनल लगा देंगे और उससे पानी को गर्म करेंगे, और पानी को गर्म करके स्टीम में बदल देंगे, जो बीच हम लोग पढ़े हैं, और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाएंगे, और टरबाइन जब घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर से बिजली का उत्पादन हो जाएगा। दो मेथड है, लेकिन इस मेथड ज्यादा चलेबल नहीं है, इससे ज्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये करने से नुकसान होता है। लेकिन ये वाला डायरेक्ट बिजली का उत्पादन कर देता है, डायरेक्ट इस पे सूरज का किरण पड़ेगा और इससे हम डीसी करंट ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, डीसी सोलर से हम लोग सोलर सनलाइट को हम इकट्ठा करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, करने के बाद हम क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन चलता है तो बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन ये अभी वास्तव में ये फेल है, काम नहीं कर पाता है सही से, इकोनॉमिकल नहीं है। देखिए सोलर एनर्जी का एक और उपयोग हो सकता है। क्या उपयोग हो सकता है कि पहाड़ी इलाकों में जाइएगा, जहां पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है, जहां पे सनलाइट ज्यादा आता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी का प्रयोग घर में जो पानी होता है उसको गर्म करने में करते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक सोलर पैनल लगाते हैं, फ्लैट पैनल होता है, और इसमें जो उष्मा इसमें क्या करते हैं, सोलर को उष्मा को इकट्ठा कर लेते हैं और एक पानी जिसे ठंडा पानी को इधर से भेजते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज बना होता है, इस स्टोरेज में पानी जाता है और इधर से पानी निकल जाता है। जब पानी इधर से जाता है तो यहाँ पे सूरज की उष्मा यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या होता है, पानी को गर्म हो जाता है, उस पानी गर्म पानी को लोग फिर वापस से भेजते हैं कहाँ पे, एक यहाँ पे बॉयलर लगा होता है, इसमें भेज देते हैं और इसमें गर्म पानी इकट्ठा रहता है। जब भी आपको मन हो नहाने का तो गर्म पानी से नहा सकते हैं, गर्म पानी नल से निकाल सकते हैं। तो ये इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है, ये हम लोग नहीं पढ़ना, इसमें दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल होता क्या है, ये क्या है सोलर सेल। तो सोलर सेल तीन तरह का होता है, तीन तरह का सोलर सेल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो होता है मोनोक्रिस्टलाइन सेल होता है, मोनोक्रिस्टलाइन सेल होता है, ये एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है, और इसके दोनों के बीच में इस तरह का गैप दिख रहा है ना, ये स्क्वायर गैप आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा था, ब्लैक कलर का होता है, और ये कम गर्मी रोशनी में भी काम करता है। अगर जहाँ पे कम रोशनी हो, कम गर्मी हो, तो वहाँ पे ये सेल लगाकर हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे सूरज का लाइट कम आता हो और कम इंटेंसिटी से आता हो, वहाँ पे इस तरह का पैनल को लगाया जाता है। इसको कौन सा सेल बोलते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल। पॉलीक्रिस्टलाइन सेल इस तरह से दिखता है ब्लू कलर में, और यहाँ पे देखिए गैप नहीं होता है, ये जो बीच में वहाँ पे गैप स्क्वायर दिखा है इसमें नहीं दिखता है, एक क्लियर दिखता है। इसमें क्या होता है, ये एक तो कलर इसका देखिएगा तो ब्लू कलर का होता है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर है, और ये पर्याप्त रोशनी में काम करता है, मतलब सूरज का लाइट प्रॉपर होगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं काम करता है। जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूरज की लाइट ज्यादा होती है, तो इस तरह का सेल आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में देखा जाए तो नॉर्मली सूरज की लाइट हमेशा आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इस तरह का सेल का प्रचलन भारत में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मोनोक्रिस्टलाइन वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और होता है, ये सेल क्या करता है, थिन फिल्म सेल इसको बोलते हैं। ये जैसे कैलकुलेटर में छोटा छोटा डिवाइस होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। जैसे घड़ी होता है, घड़ी में देखोगे एक सनलाइट घड़ी आती है जो ऑटोमेटिक आपके घड़ी की बैटरी को चार्ज कर देगा। आप देखोगे कैलकुलेटर में सोलर पैनल लगा होता है, उसी से उसका बैटरी चार्ज होता है। कैलकुलेटर का बैटरी चार्ज नहीं करना पड़ता, जो साइंटिफिक वाला होता है इसमें सोलर सेल लगा होता है, उसमें बैटरी लगता है, डायरेक्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे डिवाइस को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, थिन फिल्म सेल। यह बहुत ही पतली पट्टी जैसा होता है, देख रहे हैं बहुत पतली पट्टी जैसा है, और ये कम वोल्टेज वाले डिवाइस से प्रयोग किया जाता है। घड़ी हो, कैलकुलेटर हो, जो छोटा छोटा डिवाइस है उसमें हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल अरेंज इन 4 डिफरेंट कैटेगरी। सोलर सेल को 4 विभिन्न तरीकों से अरेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है। तो यहाँ पे पहला तरीका फोटोवोल्टिक सेल। इसको क्या करते हैं भाई, देखिए ये एक सेल, मान लीजिए एक सेल की बात करें, वो पूरा एक पैनल है, एक सेल की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट होता है, मतलब आधा वोल्ट। ये एक सेल कितने वोल्ट का होता है, आधा वोल्ट का होता है, जिसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद मॉड्यूल आ जाता है। मॉड्यूल में बहुत सारे ये छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल को मिलाकर मॉड्यूल बोलते हैं। इसमें कितना होता है, इसमें टोटल ये मॉड्यूल की संख्या की बात करें तो 72 होता है। ये टोटल एक मॉड्यूल कितने का होता है, 72 का होता है। ये छोटे छोटे 72 फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं, और ये 72 को मिलाकर क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। और इसमें पीवी मतलब फोटोवोल्टाइक सेल की संख्या कितना होता है, 72 होता है। तो वोल्टेज कितना होगा इसका वोल्टेज 72 का आधा कितना होगा, 36। ये 36 वोल्ट का होता है। कितने का होता है, 36 वोल्ट का होता है, क्योंकि एक में आधा वोल्ट होता है तो 72 में 72 भाग 2 करते हैं 36 वोल्ट का ये मॉड्यूल आता है, ठीक है, जो आपके घर में आता है। इसके बाद एरे बोलते हैं। एरे क्या होता है कि बहुत सारे सोलर सेल बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को मिलाकर हम लोग एरे बनाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एरे होता है। एरे क्या होता है कि बहुत सारे मॉड्यूल को बनाकर मिलाकर हम लोग एक सोलर एरे बनाते हैं। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल बने हुए हैं। ये टोटल कितने वोल्ट के हैं, 36 वोल्ट के हैं, सब 36 वोल्ट है। तो जितना वोल्ट आपको चाहिए उतना पैनल को मॉड्यूल लगा दिए, उतना वोल्ट आपको मिल जाएगा। इसकी बात करें तो आप काउंट कर लीजिए, 36 1 2 3 4 इधर है, और 4 दुनिया 36 12, मतलब 36 × 12 कर लीजिए, तो जितना है उतना ये वोल्ट देगा आपको। तो मतलब एक छोटा सा सोलर सेल पीवी सेल को अगर ऐड करते हैं तो ये 72 की संख्या में आके एक मॉड्यूल तैयार करता है, और इस मॉड्यूल को अगर हम बहुत नंबर ऑफ मॉड्यूल में अरेंज करते हैं तो ये एरे बन जाता है। इस तरह से हम सोलर पैनल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है सोलर पार्क। और ये सोलर पार्क क्या होता है, तो इस तरह में बहुत सारे एरे एक साथ, बहुत सारे सोलर एरे को हम लगाते हैं बहुत संख्या में, मतलब 50-60 एकड़ में, उसको हम सोलर पार्क बोलते हैं। और इस सोलर पार्क से मेगावाट में बिजली का उत्पादन होता है। किसमें होता है, मेगावाट में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं सोलर पार्क के माध्यम से। तो ये इंडिया में बहुत जो पहाड़ी इलाका है वहां पे इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और सोलर पार्क का निर्माण इंडिया में किया जा रहा है, जिससे हमारी जो बिजली का कंजप्शन है तो हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला पावर प्लांट से निर्भरता जो है कम हो जाए, और हम लोग रिन्यूएबल सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी है आज के जमाने में। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। अब देखेंगे कि जो सोलर सेल होता है उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सोलर सेल बनता कैसे। तो सोलर सेल बनाने के लिए 3 पदार्थ की जरूरत पड़ता है। किसका किसका, तो एक सिलिकॉन हो गया, दूसरा एल्युमिनियम हो गया, और तीसरा फास्फोरस हो गया। ये 3 पदार्थ मिलकर सोलर सेल का निर्माण करते हैं। तो चलिए समझते हैं सिलिकॉन के बारे में। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 आता है। याद रखिएगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। आगे हम समझेंगे इसके बारे में।
सिलिकॉन को क्या करते हैं कि सिलिकॉन ऑक्साइड किसको बोलते हैं, रेत को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, सिलिकॉन प्राप्त होता है। सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है, जब सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब रेत को 2000 डिग्री टेंपरेचर पर गर्म करते हैं तो हमें सिलिकॉन की प्राप्ति होती है। और सिलिकॉन जो हमें मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। देखिए सोलर सेल का हम लोग कहानी समझते हैं, सोलर सेल बना कैसे। जब साइंटिस्ट लैब में टेस्ट कर रहे थे, सिलिकॉन के कुछ टेस्टिंग कर रहा था, तो क्या हुआ कि सिलिकॉन को जब उष्मा मिला, गर्मी मिला, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर घूमने लगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, प्रवाह शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो वैज्ञानिक समझ गए, साइंटिस्ट लोग समझ गए कि अगर सिलिकॉन को हम लोग गर्म करते हैं, हीट देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब करंट पैदा हो रहा है। गर्मी मिलने से इसका इलेक्ट्रॉन निकल के घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का घूमना ही करंट होता है, तो समझिए इसको गर्मी मिलने से करंट निकलेगा। लेकिन दिक्कत इसके साथ क्या था कि एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमेशा करंट का फ्लो होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, या बहुत ही कम मात्रा में होगा। तब साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया कि इसको डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग मतलब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, जब एनर्जी पाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या किए, फास्फोरस और एल्युमिनियम का डोपिंग करा दिया इसके ऊपर। ये डोपिंग कैसे होता है, देखिए सिलिकॉन के साथ एल्युमिनियम और फास्फोरस का डोपिंग कराया जाता है सोलर सेल बनाने में। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल कितने तरह का होता है, KLMN, ये सेल का नाम है, 4 सेल है। पहला कक्षा में कितना होता है, 2 होता है, दूसरा में कितना होता है, 8 होता है, और तीसरा में 18 होता है, चौथा में कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को देखना है ये 3 सेल KL और M। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। तो 14 के अनुसार पहला कक्षा में 2 चला गया और दूसरा में 8 चला गया, तो 10 हो गया। और 10 के बाद अगर 4 जोड़ते हैं तो 14 होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है। और तीसरा कक्षा में 18 होने के लिए इसके पास कितना चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम फास्फोरस से डोपिंग कराते हैं तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर 15 है। तो 15 है, तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, इसका एक्स्ट्रा कितना है, 5 है। फास्फोरस का एक्स्ट्रा कितना है, 5 है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये 5 इसको दे देगा, किसको, सिलिकॉन को। ये कितना हो जाएगा, 19, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये पहले से था 14 और फास्फोरस का डोपिंग कराया, तो फास्फोरस अपना 5 और इसको दे दिया, ये हो गया 19 से चाहिए था कितना, 18, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये किसी को देना चाहता है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है उसको नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फास्फोरस मिलाने से क्या होगा, नेगेटिव हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब एल्युमिनियम का जब डोपिंग करा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 3 जब इसको दिया, किसको, सिलिकॉन को जब 3 दिया, 14 पहले से था, 3 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 17, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। क्या चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके अंदर कमी होगा वो पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा होगा वो नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये फास्फोरस वाला रीजन है, N टाइप नेगेटिव वाला है, और ये P टाइप पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो फास्फोरस में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जहां पे अधिकता होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फास्फोरस सिलिकॉन वाला पार्ट में, इधर वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जहां मिलेगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर बाहर जाना चाहता है। ठीक है, और इधर सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाला रीजन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब नेगेटिव की कमी है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इधर एल्युमिनियम रीजन है और इधर फास्फोरस है, सिलिकॉन के साथ मिला हुआ एल्युमिनियम इधर है, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिला हुआ इधर है, दोनों को हम मर्ज करते हैं तो एल्युमिनियम और फास्फोरस एक डिप्लेशन जोन इधर बना देता है। ये बीच में एक डिप्लेशन जोन बन जाता है, और ये क्या होता है, ब्लॉकिंग हो जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे मतलब प्लस माइनस जुड़कर क्या होता है, ये डिप्लेशन जोन बनाता है कि हम भाई इधर से नहीं जाने देंगे। जैसे आप किसी पार्क में गए होंगे तो पार्क का बहुत सारे रास्ते होते हैं, कुछ रास्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं। अब उधर से कोई नहीं जाना चाहता, शर्माता है कि नहीं उधर नहीं जाएंगे, वो लोगों को शर्म नहीं आता, लेकिन आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगा, आप नहीं जाइएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ है, इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ गए हैं, बोलेंगे नहीं हम प्लस माइनस मिल गए, अब इधर नहीं जाना, अब इलेक्ट्रॉन शर्मा जाएगा, इधर से कैसे जाए, और जाएंगे जाने के बीच रास्ते में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है भाई हम नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में अगर इसको जाने का रास्ता हम लोग दे दें, इलेक्ट्रॉन का जाने का हम रास्ता लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा और इधर आ जाएगा, और इधर से जब इधर बढ़ के घुसेगा तो इधर जो होल है उसके साथ ये सेट कर जाएगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, और स्विच तार को ऑन कीजिएगा, स्विच ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे बल्ब लगा होगा, ये आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कि जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके विपरीत दिशा में जाती है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ऐसे इधर से निकल रहा है तो करंट इधर से जाएगा, उल्टा होता है। लेकिन उल्टा होता नहीं है, ऐसा पहले जमाने में कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जिधर से आता है करंट उसके अपोजिट से जाता है, इसी चीजों को मान लिया गया। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कोई करंट बोला जाता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम होता है, ऐसा ही है, सेम होता है, रियलिटी यही है। लेकिन एक्चुअली वैज्ञानिक लोगों ने पहले बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है, उसे मान लिया गया, और उसको अभी अगर उसको चेंज किया जाए तो बहुत सारे थ्योरी है जो गलत हो जाएगा, इस वजह से इसको आज भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम करंट बोलते हैं, और करंट का फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, लेकिन रियलिटी में दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये डिप्लेशन जोन बन जाता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग सोलर सिस्टम बनाते हैं, सोलर पैनल को बनाते हैं, इस तरह से सोलर पैनल जब बनता है तो ये देखिए ये 2 लेयर बनता है। नीचे क्या होता है, नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल, मतलब ये एल्युमिनियम को नीचे हम लोग रखते हैं, एल्युमिनियम को हम लोग नीचे रखते हैं और फास्फोरस वाले को ऊपर रखते हैं। ये फास्फोरस वाला रीजन है, पीएच सिलिकॉन है। सनलाइट किस पे पड़ता है, फास्फोरस वाला रीजन पड़ता है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। तो इस वाले जो भाग है इस पे हम लोग सनलाइट हम लोग देंगे, जिससे ये गर्म होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जाके मिलना शुरू हो जाता है। तो ऊपर जो होता है, ऊपर वाला जो लेयर होता है फास्फोरस वाला होता है, फास्फोरस सिलिकॉन का होता है, इस पे सनलाइट पड़ता है तो गर्मी पाकर इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहां जाते हैं, इधर पी टाइप रीजन में घुस जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है करंट मिलना शुरू हो जाता है, और इसके बाद हमारा ये आपका ये बल्ब जलाना चाह रहे हैं, आपके यहाँ जो भी उपकरण जिसको आप चलाना चाहते हैं उसको चला सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि जो एन टाइप मटेरियल होते हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो पी टाइप होते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो पी टाइप कौन होता है भाई, एल्युमिनियम वाला होता है, एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन ये होता है हमारा पी टाइप, और एन टाइप कौन होता है, फास्फोरस प्लस सिलिकॉन, और ये बीच में पी जंक्शन, ये रेड वाला दिखा है ना, ये पी जंक्शन है, डिप्लेशन जोन है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल देखिए इसका किस तरह से बनावट होता है। सबसे ऊपर एक फ्रेम लगा होता है एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, ठीक ना। इसके बाद टेम्पर ग्लास होता है, टेम्पर ग्लास में लगाते हैं वही वाला होता है, एक टेम्पर ग्लास होता है जो बचाता है सोलर सेल को। कंसुलेंट होता है, ईवीए बोलते हैं, ये क्या करता है कि उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है, सूरज के किरण अंदर तो चला जाएगा लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए ईवीए का प्रयोग करते हैं, अनकंसुलेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद सोलर सेल होता है आपका, ये है सोलर सेल ब्लू वाला, और उसके नीचे भी एक
अनकम्प्यूसेंट लगाते हैं, जिसको ईवीए बोलते हैं। मतलब मान लीजिए ऊपर से उष्मा को नहीं निकलने देता, नीचे से भी नहीं निकलने, दोनों से ब्लॉक कर देता है, मतलब हीट जो अंदर आती है उसको निकलने नहीं देता है, और उसी को गर्मी को पाकर फास्फोरस इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे ब्लैक शीट होता है और नीचे जंक्शन बॉक्स होता है। ये जंक्शन बॉक्स है जहां पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को जोड़कर यहां से हम लोग करंट को अपने घरों तक ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इसको लिख लीजिएगा रफ शीट पे। इसको देखिए, अगला टॉपिक क्या है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में हम समझेंगे। भारत के या पूरा विश्व के वैसा भाग जहां पे हवा का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई प्रेशर से हवा का फ्लो होता है, वहां पे हम लोग विंड टरबाइन लगाकर बिजली का उत्पादन करते हैं। देखिए यहां पे देख सकते हैं, ये एक ब्लेड है, टरबाइन का ब्लेड है, जो विंड टरबाइन का ब्लेड है। ये हवा का दबाव पाकर ये घूमना शुरू कर देता है। घूमता है तो इससे पीछे गियर लगा होता है, ये स्पर गियर है, और इस गियर की मदद से अल्टरनेटर के गियर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों गियर आपस में कनेक्ट होते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं। तो जब दोनों आपस में ये टकराकर घूमेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटर का भी साथ घूमेगा। जब अल्टरनेटर घूमेगा तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। मतलब इधर से हवा आएगा, ये इसके ब्लेड को, जो विंड टरबाइन उसके ब्लेड को घुमाएगा, तो उसका साथ से गियर लगा हुआ, और ये गियर अल्टरनेटर के गियर से कनेक्ट है, तो अल्टरनेटर को घुमाना शुरू करेगा और बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, ये प्रोपेलर, इस साथ को क्या बोलते हैं, प्रोपेलर साथ बोल सकते हैं। ब्रेक है यहाँ पे, रोकना तो ये ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोटर है, ये मैकेनिकल ट्रांसफर, जहां पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। इस शाफ्ट में मैकेनिकल ट्रांसफर हो रहा है। ये अल्टरनेटर लगा हुआ है आपका, और ये एक बहुत बड़े टावर पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर, ऊंचाई पे हवा का फ्लो अच्छा मिलता है। ठीक है, और नीचे ये बेस बना हुआ है। इस तरह से पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बिजली बनाने में करते हैं। इसका पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, हवा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, पवन टरबाइन हवा की गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और टरबाइन के साथ अल्टरनेटर लगाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यही इसके बाद टरबाइन के साथ क्या लगाता है, अल्टरनेटर लगाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। हवा 3 प्रकार का होता है, मेनली हवा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है यूटिलिटी स्केल विंड, मतलब उपयोगिता योग्य हवा, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑफशोर विंड, अपतटीय हवा, जो समुद्र किनारे होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल विंड, मतलब इधर उधर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कम हवा होता है। कम हवा का पता नहीं चलेगा किधर हवा आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड विंड बोलते हैं। मतलब बिना दिशा विहीन हवा, मतलब कम हवा आता है, जिसमें पता नहीं चलेगा हवा किधर से आ रहा है। तो ऊपर जो ये वाला हवा है, इसका उपयोग करते हैं, और इसके दोनों का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब समुद्र के जो एनर्जी होता है, जो वेव होता है, उसके थ्रू हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। तो ये आपको लगा हो कि टाइडल एनर्जी है जो समुद्र के ऊपर टरबाइन लगाता है, उसके समुद्र के तलहटी में नीचे हम इस तरह का टरबाइन लगा देते हैं। ये टरबाइन घूम रहा है, इस तरह का टरबाइन उसके तलहटी में हम लगा देते हैं, और समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा हलचल होता है। समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा हलचल होता है, उसकी समुद्र के वेव ना हमेशा अप डाउन करते रहते हैं। तो इससे जब टकराते हैं तो इसमें टरबाइन का रोटर लगा घूमने लगता है, और इस तरह से असंख्य टरबाइन एक साथ लगा देते हैं। मतलब हजारों की संख्या में छोटे-छोटे टरबाइन लगा देते हैं। ये जब टरबाइन घूमता है, इसके साथ अल्टरनेटर लगाता है, इससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से समुद्र के नीचे तलहटी में इस तरह के हजारों की संख्या में छोटे-छोटे टरबाइन लगाते हैं, जो पानी के दबाव पाकर घूमना शुरू कर देते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि समुद्र में उत्पन्न ज्वारीय तरंगों से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। मतलब ज्वारीय ऊर्जा क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। ठीक है, समुद्री जल के गिरते और उठते हुए पानी से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। समुद्र पानी आता है, बहुत नीचे जाता है, मतलब ऐसे करते रहता है। समुद्र में कभी गए होंगे, उसका पानी स्थिर नहीं जाता है, एक बहुत बड़ा लहर आता है और किनारे पर नीचे खत्म हो जाता है, फिर बहुत बड़ा लहर फिर किनारे पर खत्म हो जाएगा। ऐसा हमेशा होता रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि समुद्र के तलहटी में ये हलचल होता रहता है, जिससे कारण टरबाइन घूमने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है, लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि गतिज ऊर्जा की मदद से टाइडल टरबाइन को घुमाया जाता है, जो अल्टरनेटर की सहायता से हमें बिजली की प्राप्ति होती है। जो टाइडल टरबाइन होता है उसको हम लोग घुमाते हैं और ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो टरबाइन होता है 2-3 तरह का होता है, दिखाते हैं आपको। 3 तरीके का होता है। पहला होता है टाइडल फेंस, दूसरा बैरेज होता है, और टाइडल स्ट्रीम्स होते हैं। ये 3 तरह के टाइडल प्लांट्स होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बिजली उत्पादन के लिए। तो आप यहाँ देखिए, जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। टाइडल फेंस से कर सकते हैं, बैरेज से कर सकते हैं, और टाइडल स्ट्रीम से कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों का फोटो आपको दिख रहा होगा। पहला है बैरेज टाइडल प्लांट्स, दूसरा है टाइडल टरबाइन्स, और तीसरा है टाइडल फेंस। टाइडल फेंस इसको बोलते हैं, टाइडल बैरेज इसको बोलते हैं, और टाइडल टरबाइन इसको बोलते हैं। ये 3 है। अब इसको जरा डीप में नहीं पढ़ना, हम लोग को बस नाम याद करना है, जरा आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली धरती के जो ऊर्जा होता है, उष्मा होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जियो मतलब अर्थ, तो धरती, और थर्मल मतलब हीट, और इन दोनों को बोलते हैं जियोथर्मल बोलते हैं। भू प्लस तापीय, भू तापीय, धरती से प्राप्त ऊर्जा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहां पे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, जिस भी धरती के जिस इलाके में, उस इलाके में हम लोग क्या करते हैं कि एक पाइप को अंदर डाल देते हैं। देखिए, अंदर नीचे लाल दिख रहा होगा, ये क्या है, ज्वालामुखी है, पिघला हुआ मेटल्स है, और बहुत ज्यादा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होता है अंदर, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ किसी भी चीज को यहाँ पे गला देगा, उस कंडीशन में एक पाइप अंदर इंसर्ट करते हैं। आप बोलेंगे पाइप क्यों नहीं गला देता है, तो एकदम उसमें नहीं ढुकाते हैं, लेकिन उस जगह तक हम लोग पहुंचा देते हैं जहाँ पे पाइप पिघले नहीं, और उस पाइप में हम लोग ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं। तो मान लीजिए इधर से आप ठंडा पानी डाल रहे हैं, इधर से ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो पानी का कनेक्शन ऐसा होता है। तो इधर से जो पानी निकलेगा, ये पानी जब पूरी तरह से खोल जाता है, खोल कर स्टीम बन जाता है, स्टीम बनेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, और स्टीम जब बाहर निकलता है तो हम लोग हीट एक्सचेंजर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको और सुपर हीटेड बना देते हैं। और सुपर हीटेड स्टीम को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन के पास, और टरबाइन के पास जाता है, टरबाइन के नोजल से हम स्टीम को फोर्स करते हैं, और टरबाइन यहाँ घूमना शुरू हो जाता है, और टरबाइन के साथ ये अल्टरनेटर का साथ जुड़ा रहता है, जिससे अल्टरनेटर घूमना शुरू कर देता है, और बिजली का उत्पादन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर इस स्टीम को हम नीचे लाते हैं और कंडेंसर में ठंडा करते हैं, जो आपको थर्मल पावर प्लांट रखा है। ये ठंडा पानी फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, इसको कूलिंग टावर में ठंडा करके फिर इस पानी को हम लोग अंदर भेजते हैं, किसके लिए, स्टीम बनने के लिए, और ये स्टीम बनता है, फिर से स्टीम निकलता है, टरबाइन को घुमाता है। मतलब सीधा मतलब है कि धरती के नीचे हम लोग पाइप को डाल देते हैं, और ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं। मान लीजिए धरती के नीचे पाइप गया, इसमें ठंडा पानी डालेंगे और नीचे बहुत ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पे पानी खोलेगा तो क्या होगा, स्टीम बनेगा, और स्टीम को हम दूसरे पानी से बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर से इसको और गर्म कर देते हैं, जिससे सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। और ये सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन के पास पहुंचा देता है, टरबाइन घूमना शुरू होता है, और इसके मदद से अल्टरनेटर घूमता है, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका पॉइंट्स को लिख लीजिए। यहाँ पर समझिए, जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में धरती के अंदर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है भूतापीय ऊर्जा के लिए धरती के अंदर 1 से 2 मीटर तक गहरी बोरिंग किया जाता है, मतलब 4 से 5 किलोमीटर अंदर बोरिंग करके पाइप को डाला जाता है, और वहां से वाष्प प्राप्त किया जाता है, और वो वाष्प को सुपर हीटेड स्टीम बनाकर टरबाइन हम लोग चलाते हैं। ये लिखा हुआ, इसको लिख लीजिएगा। ये ज्यादा पूछा नहीं है, इसके बारे में कोई पूछा नहीं, सवाल हो सकता है आगे पूछेगा, तो आप इसे नॉर्मल से ये क्वेश्चन पूछेगा कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसमें हम स्टीम कैसे बनाते हैं, इसमें किसका ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को मैं बता चुका हूं, ये सारे प्रश्न आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है कि भारी दबाव के साथ गर्म पानी को बोरिंग में भेज दिया जाता है, और हाई प्रेशर से पानी को अंदर भेजा जाता है, और जब पानी नीचे जमीन तक पहुंचता है तो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, और दबाव कम हो जाता है। जब वाष्प में परिवर्तित होता है उसका दबाव कम हो जाता है, दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है, ऊपर की ओर पानी वाष्प आना शुरू हो जाता है, और वो जो स्टीम ऊपर आता है उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम में बदलकर टरबाइन को चला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे ये फोटो है,
जियोथर्मल एनर्जी का पावर प्लांट लगा हुआ है। सेम ये देखिए पहाड़ी इलाका दिख रहा है आपको पीछे पहाड़ ना, मतलब कभी भी ये जो प्लांट लगता है पहाड़ी इलाकों में लगता है। पहाड़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी कभी न कभी आया है, इसलिए पहाड़ बना है। इसका मतलब है कि इसके नीचे आज भी धरती गर्म है, इसलिए यहाँ पे प्लांट को लगाया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, जो हम बोले वही ये पॉइंट्स लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सेम वही पॉइंट है, वही पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। एक है जियोथर्मल हीट पंप्स। ये जियोथर्मल हीट पंप्स क्या होते हैं? देखिए अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। ठीक है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोपीय कंट्री बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो वहाँ पर हम लोग हीट पंप का उपयोग करते हैं। घरों को गर्म करने के लिए हीट पंप का उपयोग करते हैं। तो वही जियोथर्मल जो एनर्जी होता है उसके उष्मा को घरों को गर्म करने में उपयोग करते हैं, और उसी का नाम है जियोथर्मल हीट पंप। ठीक है, बायोगैस एनर्जी के बारे में, बायोगैस एनर्जी अगला टॉपिक है। और बायोगैस एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है? मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, और ये मीथेन गैस ज्वलनशील होता है, जिससे हम लोग जलाने पर ताप और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका मकसद ये होता है, या तो अगर मीथेन गैस आपको मिल गया तो इस मीथेन गैस से उसको जलाकर एक बॉयलर में पानी को इकट्ठा करके यहाँ मीथेन गैस को जलाएंगे तो आग निकलेगा। आग से बॉयलर को गर्म करेंगे, इसमें जो पानी है गर्म होगा और स्टीम बनकर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे टरबाइन लगा दीजिए और टरबाइन को घुमा दीजिए, इसका बिजली का उत्पादन अल्टरनेटर के थ्रू हो जाएगा। ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रक्रिया और खर्चीला हो जाता है, इससे हम लोग बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं। केवल और केवल ये मीथेन जो गैस है ये ज्वलनशील है, इसको हम उपयोग कर लेते हैं खाना बनाने में या लाइट को जलाने में। इस तरह के प्रयोग गाँव में किया जाता है। ये होता कैसा है? एक ये ब्रिक्स का डोम बना होता है इस तरह गोलाकार। ठीक है, मतलब अर्धगोलाकार है, इलिप्स टाइप का होता है, और नीचे कंक्रीट का फ्लोर होता है। ये जो पाइप होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को डालते हैं, उनके मलमूत्र को यहाँ पे हम डालते हैं, और इसका कनेक्शन हम लोग अपने जो वॉशरूम होता है, लैट्रिन रूम होता है, उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो जो इसका भी जो वेस्टेज अंदर रहता है यहाँ पर हम ऊपर से डालते हैं, ये सारा एक टंकी में स्टोर होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? जैविक अपघटन कराते हैं। उससे क्या होता है कि मीथेन गैस का निर्माण होता है, जो एक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में हमें मिलता है, और यहाँ से ये गैस है जो बायोगैस के रूप में बाहर निकलता है, और यहाँ हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इससे खाना बना सकते हैं। गाँव में आप लोग देखे होंगे, आप लोग पुराने जो लोग उनसे पूछिएगा कि जब हमारे गाँव में बिजली नहीं जाती तो केरोसिन तेल से हम लोग एक फिल्टर लगाकर जलाते थे, लटेन जैसे जलता था। नहीं तो ये वाला सिस्टम जिसके यहाँ था उसके यहाँ भी एक पाइप के थ्रू लाते थे, वहाँ पर फिल्टर लगाते थे, जिससे माचिस से जलाने को जलता था जब मीथेन गैस जलता था। तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या इसका प्रयोग हम लोग गाड़ी के इंजन को चलाने में कर सकते हैं। जैसे सीएनजी जो गाड़ी होती है वहाँ पे सीएनजी की जगह पर मीथेन का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी आपका चलेगा, लेकिन माइलेज थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण होता है। इसके प्रमुख घटक है मीथेन, जो 55 से 75% इसमें मीथेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होता है, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि इसमें मिले होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा खतरा आपके रूम में डायरेक्टली इसका रिसाव हो जाए, जिस रूम में आप रह रहे हैं वहाँ पे मीथेन गैस का रिसाव हो जाए, बायोगैस मान जो ये गैस इकट्ठा इसका रिसाव हो जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अमोनिया भी है जो बहुत ही खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ये सब जहरीले गैस होते हैं जो आपको मतलब आपकी मृत्यु हो सकती है, आपका सांस रुक सकता है। ठीक है, तो ये बायोगैस एनर्जी जो थोड़ा सा पढ़ना था, नाम बस समझ गए क्या होता है, कैसे होता है, नहीं समझिए इसमें, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें इसका मुख्य घटक कौन है? मीथेन है, इसका संख्या कितना होता है? 55 से 75% होता है, और ये ज्वलनशील होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? ऑर्गेनिक मटेरियल से, गाय भैंस के मलमूत्र से बनता है, और बहुत सारे सड़े पदार्थ भी इसमें हम मिलाकर इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। मतलब डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? विघटन हो जाता है, हिंदी में कर सकते हैं, और उससे ये मीथेन गैस हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आज आपका पावर जनरेशन चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलिए आपका आज का ये पावर जनरेशन चैप्टर समाप्त हो गया है। 3 लेक्चर मैंने बताया है, और टेस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिस भी छात्र को टेस्ट देना है आप लिंक पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप ईजी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ईजी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कोचिंग स्टार्ट हो चुका है, और